जहां एक तरफ हिंसा की पूरी रिपोर्ट लखनऊ भेज दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा में शामिल दंगाइयों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए गए। लोगों से संभल हिंसा के इन आरोपियों की पहचान करने की अपील की गई। अब तक संभल हिंसा के 27 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके, जबकि सीसीटीवी कैमरों और दूसरी फुटेज की मदद से 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई। अब पब्लिक प्लेसेस पर संभल हिंसा के इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगा रहे हैं। हीरो बनने का शौक था ना, तो पोस्टर लग रहा है तुम्हारा। खबर है कि इन आरोपियों की पहचान बताने के लिए इनाम भी घोषित किया जा सकता है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के आरोपियों से नुकसान की वसूली भी करेंगे। सीएम योगी लगातार कहते रहे कि यूपी में हिंसा भड़काने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए संभल के मामले में भी पुलिस ने साफ कह दिया कि हिंसा के जिम्मेदार हर शख्स पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंसा के लिए उकसाने वाले लोग हैं या फिर हिंसा में शामिल लोग। मुरादाबाद के कमिश्नर को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं संभल मामले में नया खुलासा क्या हुआ है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे, हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे संभल हिंसा की जांच आगे बढ़ रही, हिंसा को लेकर हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा का एक नया वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। इस वीडियो में एक घर की छत पर खड़ी महिलाएं पुलिस पर पत्थर बरसाती नजर आ रही हैं। आप देखिए, चाची जो है वो छते से फेंके जा रही हैं, दन दन फेंक रही हैं पत्थर। दावा किया जा रहा है कि जिस घर के पास ये महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं वो घर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर के बिल्कुल पास है। अब बताइए, नीचे ये लोग पत्थर चला रहे हैं, कोई बंदूक चलाता दिख रहा है, यहां महिलाएं पत्थर चला रही हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर पत्थरबाजी में शामिल महिलाओं की तलाश कर रही है। इस बीच इसी इलाके की 3 पत्थरबाज महिलाओं की पुलिस गिरफ्तारी भी कर चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी रुकैया, फरहाना और नजराना उन महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने हिंसा वाले दिन पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए थे। अब तीनों जो हैं वो गिरफ्तार कर ली गई, और उसमें से तो सब उम्रदराज हैं भाई। ऐसा नहीं है कि कोई यूथ वाला मामला है कि खून उबाल मार गया। सोचिए, महिलाएं पत्थर चला रही। संभल पुलिस ने उन पत्थरबाजों के नाम और तस्वीरें जारी की हैं जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। अब पुलिस जेल भेजे जा चुके आफताब, बाबू, फरदीन, फिरोज, गुलबुद्दीन, गुलफाम, हैदर, नदीम, रहमान, रेहान, सलीम, सलमान, समीर, शादाब, सुल्तान, आरिफ, तहजीब, याकूब और यामीन के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी। ये सारे भाई अब जेल में। यानी संभल हिंसा के आरोपी जहां भी छिपे हैं, अब वो बचते तो नहीं दिख रहे। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। सीसीटीवी और वीडियो में जो आरोपी दिख रहे हैं उनके पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन जिनकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं वो भी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। मतलब ये नहीं कि वो बच जाएंगे। 24 नवंबर को हिंसा वाली जगह यानी जामा मस्जिद के आसपास जिनके मोबाइल फोन एक्टिव थे, उनका भी डेटा जुटाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि हिंसा वाले दिन कई ऐसे मोबाइल नंबर मस्जिद के आसपास एक्टिव मिले जिनका उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भाई लोग सोच रहे हैं कि हमारी तो फोटो नहीं आई, हमारी तो किस्मत चमक गई, हम बच गए, मोबाइल नेटवर्क उसका क्या। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जबकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी पुलिस के हाथ लगी है जिनके जरिए लोगों को भड़काया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के 25 से ज्यादा मोबाइल फोन्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इन फोन से डिलीट डेटा को रिकवर किया जाएगा ताकि हिंसा की प्लानिंग का पता चल सके। संभल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ वो भी कानून के तहत हुआ, कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हुआ, और संभल हिंसा को लेकर पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो भी सबूत जुटाने के बाद हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को या तो पुलिस की ओर से जारी सबूत नजर आ नहीं रहे या वो देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि अपने वोट बैंक के छिटक जाने का खतरा दिखता है उन्हें। आज भी अखिलेश यादव ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, स्वप्न नहीं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संभल हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों और स्वप्न पर आधारित सर्वे कराने वालों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे कि इस देश का अमन चैन छीनने वाले नकारात्मक तत्व फिर कभी सिर ना उठा सके। वकील पे कार्रवाई हो जाए, सर्वे करवाने वाले पे कार्रवाई हो जाए, पत्थर चलाने वाले पे कार्रवाई हो, ये नहीं लिखे। आप सोचिए ना बॉस, इन लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है। ये जो आपराधिक छवि के लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, उनको हिम्मत यहीं से तो मिलती है।
भाई उसके दिमाग में क्या है? उसको लगता है कि मैंने पत्थर चलाया तो क्या ही गलत किया। मेरा नेता तो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने लिखा क्या कि मैंने गलत किया? तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को हीरो माने बैठा है, तो फिर पत्थर चलाएगा, फिर गोली चलाएगा। ये तो मुसलमानों को समझना चाहिए भाई कि तुम्हारे जो आपके साथ खड़े दिखने वाले नेता हैं वो तो बाहर है भाई, बंगले में रह रहे हैं। आपका बेटा गया जेल पत्थर चलाकर, क्या मिला उसको? साफ है अखिलेश यादव के निशाने पर संभल में सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन। कैसे संभल हिंसा पर हो रही बयानबाजी से विष्णु जैन की जान खतरे में आ गई और उन्हें सोशल मीडिया पर आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, इसके बारे में आज आपको आगे बताऊं। पहले सुनिए अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव किस तरह संभल हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। आतंकियों से भाई। और संभल से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद और हिंसा के मामले में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क पुलिस की कार्रवाई से किस तरह भड़के हुए हैं, यह भी अपने आप में बताता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होती है। अखिलेश यादव की बेचैनी ज्यादा है, इसलिए वो सपरिवार संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को घेरने में जुट गए। दूसरी तरफ संभल जाने का ऐलान कर चुके राहुल गांधी ने फिलहाल अपनी पार्टी के सांसद इमरान मसूद को आगे कर दिया, जो लगातार संभल हिंसा के लिए मस्जिद के सर्वे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनिए संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या जवाब दिया। जितना हमारे में दम है हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लड़ेंगे। देश के अंदर जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? बिल्कुल एक बात, पत्थरबाजी जो जाकर के आप जाकर के मुझे बताइए, वहाँ सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम के साथ वो लोग असामाजिक तत्व क्यों गए, क्यों नारेबाजी की वहाँ जाकर के मस्जिद में? आप मस्जिद में जाकर के दूसरे की भावनाओं का हाथ क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी भावना हाथ होती है तो दूसरे की भी तो होती है ना। क्यों कर रहे थे? कौन थे वो लोग? कौन गए थे मस्जिद में नारेबाजी करने के लिए? पहली बात तो ये है कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में, दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? इनको तो शर्म करनी चाहिए। इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे, आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। हल जल रहा है संभल के अंदर, जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई